तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट कितना क्वेश्चन पढ़ेंगे, 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में जो होता है ना, बस यही सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो देख के, ठीक है, अच्छा खासा आपका नंबर मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, 101% रहेगा कि यहाँ से क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि भाई ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ हर बार पूछा गया ही प्रश्न है। कोई ऐसा क्वेश्चन इसमें नहीं है कि नहीं पूछा गया हो, और बार बार पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो इस वीडियो का आप PDF चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वीडियो का बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है मेरे भाई, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पूरी तैयारी करनी हो तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके एक एक चैप्टर को डिटेल से वीडियो के साथ पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर में बोला जा रहा है क्या, संताल विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, संताल विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखिए। तो संताल विद्रोह जिसे जो है ना हुक के रूप में भी जाना जाता है, हुल के रूप में भी जाना जाता है, और संताल जनजाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदार और सामंतवादियों के क्रूर नीतियों के खिलाफ पूर्वी भारत में वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल एक विद्रोह चलाया गया था। और यह विद्रोह जो चला था तो 1855 से लेके 1856 तक चला था, यानी कि कुल मिला के 1 साल यह विद्रोह चला था। ठीक है, इसको याद रखेंगे बिल्कुल, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 18 नंबर में देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्या, 1857 की असफलता के 4 कारण लिखे। कितना कारण? 4 कारण लिखने के लिए बोल रहा है। अगर बोलता है कि 1857 की 4 क्रांति जो थे तो उनका नाम लिखिए, तो आप नाम ऐसे ही लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन कारण भी पूछा, जैसे 1 नंबर में हो जाएगा संगठन का अभाव, 2 नंबर में उद्देश्य का अभाव, इस तरीके से आप नाम लिख सकते थे 4। लेकिन इसमें पूछा गया है क्या, उनका लिखिए, कारण भी लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन है ना, तो लॉन्ग में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आपको शॉर्ट में पूछेंगे तो नाम ही पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो चलिए बिना इसमें स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्या, 1857 की असफलता के कारण के 4 कारण लिखे। तो पहला कारण हो जाएगा क्या, 1857 के क्रांति का असफलता के निम्नलिखित कारण है। मतलब कितने कारण निम्नलिखित, जैसे 1 नंबर में हो जाएगा क्या, संगठन का अभाव। क्या था? संगठन का अभाव। यह क्रांति सारे भारत में संगठित क्रांति न थी, मतलब संगठित मतलब मिला हुआ नहीं था। इसमें संदेश नहीं कि क्रांति के, मतलब इसमें बोला जा रहा है कि संदेश भी नहीं था, और चिंगारी दूर दूर तक थी, दूर दूर तक इसका चिंगारी थी। ठीक है, फिर भी संगठन के अभाव के कारण और देशव्यापी क्रांति नहीं, और भारतीय में राष्ट्रीयता का भाव नहीं था। ठीक है, तो इसको लिख देना, जैसे भी हो बस याद कर लीजिए, रट लीजिए, चाहे जैसे हो, बस इसको पढ़ना है, याद रखना ही पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 नंबर में बोला जा रहा है उद्देश्य का अभाव। क्रांतिकारियों का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था, सभी शासकों के और जमींदारों के निजी मतलब स्वार्थ थे, जिनके लिए लड़ रहे थे, लड़ रहे थे। मुसलमान और मुगल साम्राज्य को पुनर्जीवन देना चाहते थे, जबकि हिंदू लोग हिंदू राज्य की स्थापना के इच्छुक थे। उसका यानी हिंदू जो राज का वो इच्छुक था। और बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली पर दिल्ली पर जो अधिकार बनाया था, कौन? तो ये बनाया था ना, क्या बोलते हैं, बहादुर शाह जफर। इसको भी क्वेश्चन में आएंगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अधिकार बनाए रखना चाहते थे, यानी दिल्ली में वो अपना दबदबा बनाए रखना चाहते थे। और झांसी की रानी अपनी झांसी को बचाना चाहती थी, जबकि नाना साहब अपनी पेंशन बचाने के लिए मतलब जूझ रहे थे। इस समय तक क्या बोला, जनसाधारण राष्ट्रीय का भावना दूर था, मतलब इसका दूर था। 3 नंबर में हो जाएगा योग्य नेतृत्व का अभाव। इसमें भी देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्या, विद्रोह के पास योग्य सैनिक और नेतृत्व का अभाव था, जबकि अंग्रेज के पास काफ़ी ज़्यादा सैनिक था। संचालन एक ही प्रधान सेनापति अधीन नील और क्या बोला जा रहा है, हेवलॉक आर्ट्स और यूरोज और क्या बोलते हैं, निकोल्स और क्या नाम है, लॉरेंस और जैसे योग्य का अनुभवी और जनरलों ने किया। क्रांतिकारियों का प्रधान सेनापति मिर्जा मुगल बहादुर शाह द्वितीय का पुत्र, मतलब उसका पुत्र का नाम था, जिसमें किसी प्रकार की सैनिक प्रतिभा न थी। और विद्रोह में केवल झांसी की रानी और तात्या टोपे जैसे
सेना थे, मतलब सेनानी थे। और 4 नंबर में लिख देना आपको कि अंग्रेजों के उत्तम साधन क्या था। अंग्रेज का जो उत्तम साधन था क्या था। देखिए अंग्रेजों का उत्तम साधन, अच्छा साधन जो था, अंग्रेजों के साधन विद्रोह के शासन अधिक उत्तम थे। तो मतलब विद्रोह के लिए साधन अधिक थे उसके पास। उनके पास अनुशासित सेना और न्यूनतम हथियार थे। उसके बाद क्या बोलते हैं, अच्छा सेना था और न्यूनतम हथियार यानी कम हथियार थे। उनके पास यातायात और संचार व्यवस्था थी, जबकि विद्रोह के पास ऐसा कुछ नहीं था। अंग्रेजी का और नौसैनिक शक्ति को और तोप खान और अधिक उपयोगी थी। ठीक है, ये सब जो थे इसमें था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया ना समझ में तो इसको पढ़ के ही याद कीजिए, क्योंकि मैं इसमें और ज़्यादा डिप्रेशन मारूंगा तो फिर काफ़ी वक्त लग जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता के फिर फ़ायदा है क्या, बताना है तो पूरा बताओ। तो ये सब सब्जेक्टिव है, मैं पढ़ के ही बताऊँगा, जहाँ थोड़ा बना रहेगा तो मैं बता दूँगा। और 3 नंबर में बोला जा रहा है रानी लक्ष्मीबाई का जीवन वृत्त में लिखे, मतलब जीवन वृत्त लिखे। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो देखिए ये जो थे रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही महान थे। ठीक है, आप लोगों को मालूम है आई होप। देखिए रानी लक्ष्मीबाई का जीवन वृत्त। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था, पहले जन्म देखिए, जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 में हुआ था। और 1942 में इनका विवाह झांसी के कौन थे, गंगाधर जो तिलक थे उसका नाम था ना, राजा गंगाधर राव और देवलेकर से हुआ। और वो झांसी की रानी बनी। कब बनी थी झांसी रानी, 1851 में बनी थी। 1851 में झांसी रानी बनी। लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उन्होंने दामोदर राव को गोद लिया। दामोदर को बच्चा अपना नहीं था लेकिन गोद लिया था। वैसे आप लोग को झांसी की रानी देखे होंगे तो आप लोग को मालूम होगा, तो गोद लिया था। अंग्रेजों ने दामोदर को उत्तराधिकारी बनाने से इनकार कर दिया, जिसके कारण लक्ष्मीबाई अंग्रेज के विरुद्ध हो गई और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। कौन, रानी लक्ष्मीबाई, बहुत ही महान थे। ठीक है, चलिए और 4 नंबर में देख लेते हैं। तो इसमें कुछ बोला जा रहा है क्या, उत्खनन से आप क्या समझते हैं। देखिए उत्खनन क्या समझते हैं। देखिए प्राचीन सभ्यताओं को खोज करने के लिए पुरातत्व विभाग के व्यक्तियों के द्वारा किसी स्थान विशेष खुदाई करवाए ही उत्खनन कहलाता है। अगर किसी खास स्थान को खुदाई करवाएंगे तो उसी को कहते हैं उत्खनन। जैसे बोलते हैं हड़प्पा उत्खनन, तो हड़प्पा में अगर उत्खनन करवाएंगे कोई खास जगह तो उत्खनन हो जाएगा ना। तो ये जो क्वेश्चन था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पूछा गया प्रश्न है और बार बार पूछते हैं। चलिए और 5 नंबर में बोला जा रहा है क्या, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानघर के विवरण दे। विशाल समझते, बहुत बड़ा, तो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर के विवरण देना है। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि मोहनजोदड़ो में बना सार्वजनिक स्नानघर अपना विशेष महत्व रखता है। यह सिंधु घाटी के लोगों का कला अद्वितीय नमूना है। ऐसा अनुमान किया है कि स्नानघर तालाब और धार्मिक अवसरों पर आम जनता के नहाने के प्रयोग में लाया जाता था। यह तालाब इनका मजबूत बना था, यानी तालाब जो बहुत मजबूत बना था कि हजारों वर्षों के बाद भी वैसे ही बना रहा। इसकी तस्वीरें काफ़ी चौड़ी, मतलब इसका जो दीवारें थे काफ़ी चौड़ी थी और पक्की ईंटों से बनी हुई थी और विशेष प्रकार की सीमेंट से बनी हुई थी, ताकि अपने आप बहाकर न निकल सके। तालाब और स्नान घर में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी थी, सीढ़ियाँ भी थी बनी हुई थी निकालने के लिए। और नालियों में नाली का भी प्रबंध, यानी पानी का भी उसको निकालने के लिए प्रबंध था। चलिए 6 नंबर में देखते हैं। 6 नंबर में बोला जा रहा है हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। बोला जा रहा है कि हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसमें लिखना है क्या, यह लिपि आज तक नहीं कोई पढ़ पाया। पहले नंबर तो आज तक कोई यह जो लिपि है कोई नहीं पढ़ पाया, पर निश्चित रूप से यह और वर्णमालीय नहीं थी क्योंकि इसमें और चिन्हों की संख्या कहीं अधिक। ऐसा प्रतीत होता है कि लिपि दाई से बाई और लिखी जाती थी, मतलब दाई से बाई की ओर लिखी जाती थी। चलिए वो जो लिपि था बहुत पुराना प्राचीन लिपि था, है तो अभी भी लिपि अभी भी है, लेकिन कोई पढ़ नहीं सकता है, पता नहीं यार। अगर कोई विद्वान मिल जाता पढ़ने के लिए तो उसमें लिखा क्या है तो बहुत ही मज़ा आ जाता
लेकिन और क्या मिलेगा, अब जो उस समय नहीं मिला था और नहीं मिलेगा ना, और भी वो ख़त्म, जो बुढ़ा बच भी बचा भी होगा वो भी ख़त्म हो गया होगा अब तक। चलिए 7 नंबर में बोला जा रहा मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों की गई थी। पाकिस्तान की मांग क्यों की गई थी, देखिए मुस्लिम लीग प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना 22 दिसंबर 1939 के मुक्ति दिवस मनाने का मतलब आह्वान जो थे आयान किया। मतलब उसको मतलब उसमें कहने का मतलब ये था कि जो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अलग होंगे। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र देने के मुस्लिम लीग के नेता बहुत प्रसन्न हुए। अंग्रेजों ने अपने फूट डाल और शासन करो की नीति के तहत मुसलमानों के पक्ष में अपना मत दिया और इस तरह संप्रदाय की आग में घी डालना हो गया। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की जाने लगी। ठीक है, तो 1939 में क्या था मांग, तो इसको याद रखना। कितना दिसंबर, 22 दिसंबर को। ठीक है, चलिए डेट याद रखना है, डेट भूलना नहीं है। डेट लिख देंगे 1 नंबर मिल जाकर, कुछ नहीं भी लिखेंगे तो भी। चलिए 8 नंबर में बोला जा रहा है कि संघ सूची बहुत इंपॉर्टेंट। संघ सूची राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का संक्षिप्त विवरण लिखे। तो विवरण देना है आपको, तो इसमें लिखना कि संघ सूची, क्या लिखना, संघ सूची के वे विशेष रखे गए जो राष्ट्रीय महत्व के हाथों तथा जिनके बारे में देश भर में एक समान नीति होना आवश्यक है, जैसे प्रतीक्षा और विदेशी नीति, डाक तार मतलब जो अखबार जो होते ना चिट्ठी, तो वे टेलीविज़न, रेल, मुद्रा और बीमा, विदेशी व्यापार इत्यादि, ये सब चीज़ें होते हैं। ठीक है, इस सूची के वर्तमान में कुल 101 विषय हैं। राज्य सूची के प्रादेशिक महत्व के विषय सम्मिलित किए गए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। राज्य सूची के प्रमुख विषय कृषि, पुलिस, जेल, चिकित्सा, ये सब है। स्वास्थ्य, सिंचाई और क्या बोलते हैं माल गुजारी इत्यादि। और इन विषयों की संख्या 66 थी और समवर्ती सूची की में वर्तमान की 52 विषय हैं। इस सूची के विषयों पर केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु किसी भी विषय पर यदि संसद के राज्य के मतलब विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून विषय विरोध होता है तब संसद द्वारा बनाए गए कानून की मान्य होंगे। इस सूची का प्रमुख विषय बिजली विभाग, कानून और मूल्य नियंत्रण, समाचार पत्र और छापे खाने और दीवानी कानून, हिंसा और जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आदि, ये सब आते हैं। तो कुछ न कुछ तो इसमें याद होंगे ही आपको इतना पढ़ने के बाद। ठीक है, तो इसको अच्छा शिद्दत से पढ़िए, जैसे हो याद करना इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, इसमें बोला जा रहा है राजेंद्र प्रसाद का जीवन वृत्तांत। राजेंद्र प्रसाद का देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान रिजादही नामक गांव में हुआ था। वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत से पहले मंत्रिमंडल में 1946 एवं 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री का और दायित्व में निभाया। उन्होंने सम्मान से और देश रत्न कहा जाता है। तो ये था इसमें ये 9 नंबर में। चलिए 10 नंबर में बोला जा रहा है क्या, विश्व के 7 आश्चर्य के नाम बताएं, मतलब जिससे कि लोग आश्चर्य हो जाते हैं देखिए, तो ऐसी चीज़ों का आपको नाम बताना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर में हो जाएगा क्या, चीन का दीवार, जो कि आपको मतलब पृथ्वी से बाहर होने के बाद भी दिखाई पड़ती हैं। दूसरा ताजमहल, बिल्कुल सही, इंडिया में है, और ये चीन का दीवार तो चीन में ही होगा। और पेट्रो यानी कि जॉर्डन में, और क्राइस्ट रिडीमर यानी कि ब्राज़ील में, और माचू पिच्चू पेरू में, कहाँ पे, पेरू में, और क्या बोलते हैं कोलोसियम इटली में, कहाँ पे, कोलोसियम इटली में। और हो जाएगा क्या मतलब चिचेन इत्जा, कहाँ पे है, मैक्सिको में है, कहाँ पे, मैक्सिको में। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, ज़्यादा नहीं है, 5-6 कितना है तक है, 7 है, इसको याद रखिए।
चलिए 11 नंबर में बोला जा रहा है क्या, मुगल क्या बोला जा रहा है, मुगल दरबार में ठीक है अभिवादन के तरीके का उल्लेख करें। तो इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है, दरबार में प्रमाण करने का तरीका दिल्ली के सल्तनत शासक बलबन, कौन बलबन कितना 1265 से 1287 ईस्वी ने वो फारसी परंपरा का एक अनुकरण करते हुए दरबार में सजदा, ठीक है सजदा घुटने पर बैठकर सिर झुकाकर एवं बाई बोस सुल्तान के चरणों को चूमना और प्रांत लागू, ठीक है लागू थी कि सजदा का प्रथा मुगल दरबार में भी लागू थी। इसके तहत दंडवत यानी कि दंड देना, दंडवत भी लिया जाता था। शाहजहाँ इस प्रथा को इस्लामिक धर्म के अनुकूल, मतलब इस्लामिक धर्म में तो किसी को झुकाना नहीं है ना सर के, अपने से नीचे किसी इंसान के नीचे झुकना ही नहीं है, तो इसलिए शाहजहाँ ने उसे इनकार कर दिया और समझाता था कि उनको सजदा के स्थान पर और क्या बोले जमी बोस प्रथा आरंभ की। इनका अर्थ जमीन को चूमना था। कुछ समय बाद इसमें भी बंद कर दिया गया कि चार तस्लीम प्रथा आरंभ की गई, जिसमें था कि जैसे कि कॉर्निश, मतलब कॉर्निश भी अभिवादन का एक तरीका था, जिसमें दरबारी दाएं हाथ की और तलहटी को सिर पर रखकर अपने आगे की ओर सिर झुकाते थे, तो ये था कुछ इसमें डिटेल 11 नंबर में। चलिए 12 नंबर में देख लेते हैं। तो 12 नंबर में बोला जा रहा है क्या, आयंगर व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं, आयंगर व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए विजयनगर राज्य के प्रचलित स्थानीय प्रशासन में परिवर्तन कर आयकर व्यवस्था के आरंभ की। प्रत्येक ग्राम को स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में गणित कर प्रशासन यानी 12 व्यक्तियों के समूह, यानी 12 व्यक्ति को समूह को ही आयंगर व्यवस्था कहते हैं। बस ठीक है, इतना ही बात याद रखना है आपको। कहा जाता है 12 क्या जाता है, और वह समूह आयकर व्यवस्था कहलाता है। ये व्यक्ति तो राजकोषीय के अधिकारी के थे। इनका पद अनुवांशिक था। वेतन के रूप में लगान और कर मुक्ति भूमि दी जाती थी। आयकर ग्राम और प्रशासन की देखभाल करते एवं शांति व्यवस्था बनाए रखते थे। तो समझ में आ गया होगा ना आपको। आयकर व्यवस्था से सबसे मेन कारण होता है कि 12 लोगों को समूह को ही आयकर व्यवस्था कहलाता है। चलिए 13 नंबर में बोला जा रहा है कि बौद्ध धर्म के मतलब अष्टांगिक मार्गों के नाम बताए। इसका मार्गों का नाम बताना है। मार्ग मतलब रास्ता होता है। अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध द्वारा और प्रतिपादित दुख निरोध हेतु अष्टांगिक मार्ग के 4 नाम है। कितना नाम है? 4 नाम है। नाम कौन कौन से है? पहला नाम हो जाएगा सम्यक दृष्टि, मतलब 4 आर्य के तत्वों के सही परख, मतलब कि 4 आर्य तत्वों की सही परख, मतलब परख, इसको परखना है कि अच्छा है कि खराब है। दूसरा हो जाएगा सम्यक वाणी, मतलब कि धर्म संबंध एवं और मृदु वाणी का प्रयोग। तीसरा सम्यक संकल्प, भौतिक वस्तु एवं दुर्भावना का त्याग। चौथा में हो जाएगा सम्यक कर्म, यानी सत्य कर्म करना, अच्छा काम करना। इसका माने होता अच्छा काम। तो चलिए 14 नंबर में देख लेते हैं। 14 नंबर में बोला जा रहा है क्या, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? देखिए अकबर इतिहास की राष्ट्रीय शासक की उपाधि से विभूषित है और इसकी महानता का मुख्य कारण है इनका विराट व्यक्तित्व, साम्राज्य और सुदृढ़ता, समाज में शांति स्थापना, मतलब शांति जो है ना स्थापना करना। मैं कभी क्या होता है कि क्या बताऊँ आपको, तथा मानवीय भावनाओं से और उत्प्रेरित न होना, सिर्फ गैर मुसलमानों को राहत दिलाना और राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध से भी स्थापित किया, बल्कि एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था भी प्रदान किया। धार्मिक और सामंजस्य के प्रतीक के रूप में इनका दिन-ए-इलाही, क्या दिन-ए-इलाही, इसको याद रखना है आपको बाबू, इसको नहीं भूलना है। दिन-ए-इलाही और प्रशंसनीय है, जिसे अकबर ने चलाया था। कौन चलाया था? दिन-ए-इलाही जो अकबर चलाए थे। बस इसको याद रख लीजिए और बाकी थोड़ा मोड़ा इसको याद होता है तो कर लीजिए,
अच्छी चीज़ है। मेन टॉपिक कहाँ से मैं बताता हूँ इसको। वैवाहिक धर्म संबंध से मुसलमानों को ही राहत दिलाया, इसको यहाँ से इसको याद कर लीजिए, ठीक है, इसको याद कर लीजिए बस, और उसको लिख देंगे, काम हो जाएगा। चलिए 15 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, अकबर के काल में भूमि का वर्गीकृत किस प्रकार किया गया था। देखिए इसका जो आंसर बहुत सटीक है। देखिए शासन बनने के उपरांत अकबर ने देखा कि सम्राट के हाथ में भूमि थोड़ा सा ही अंश है, जिसे खालसा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, खालसा कहते हैं। राजकोषिक में कम धन था, अतः अकबर ने अर्थव्यवस्था सुधार किया हेतु और प्रयासों से कब किया था, 1563 में, ठीक है। 1563 ईस्वी में उसने और इत्माद खां को खालसा भूमि भागों में देखभाल करने का नियुक्त किया, यानी उसको चुना गया, ठीक है। इसमें आगरा, दिल्ली, लाहौर एक हिस्सा सम्मिलित था। और 1564 में ईस्वी में मुजफ्फर खां को दीवान और नियुक्त किया, और टोडरमल को भी इनका सहायक नियुक्त किया। और 1569 में ईस्वी में और सियाबुद्दीन अहमद को दीवान नियुक्त किया। उसने नस्र, ठीक क्या बोला जा रहा है, एक सेकंड इसको ऊपर कनकृत प्रणाली अपनाई, जिसमें इसमें ज़मीन क्या बोला जा रहा है, इसमें ज़मीन की पैदावार को मोटे तौर पर आँख कर प्रत्येक खेत का औसत और पैदावारी की निकाल ली जाती थी, उस पर सरकारी कर निर्धारित कर लिया जाता था। और 1571 नस्क, ठीक है, नस्क प्रणाली त्याग कर जाता था। और टोडरमल भी भूमि वास्तविक नाफ को जोक कराई, असल पैदावार को आँक कर निर्धार किया। यह जो सफल है ना प्रणाली सिद्ध और हुआ, और आगामी 1580 दशक में अपनाई गई थी, ठीक है। तो ये था इसमें कुछ। चलिए 16 नंबर में पूछा जा रहा है, अशोक के अभिलेखों पर टिप्पणी लिखिए। अशोक के अभिलेख पर टिप्पणी लिखिए। अशोक के अभिलेख के कई प्रकार के स्तंभ खेल है, जैसे शिलालेख और गुहालेख इत्यादि। इन अभिलेखों के अशोक का नाम नहीं लिखता। इसमें अशोक का नाम और देवनाग प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय या प्रदर्शी के रूप में किया जाता है। इनके अभिलेख की भाषा प्राकृत एवं पाली है। चलिए 17 नंबर देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है, गुप्त काल में विभाजन और प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डाले। तो गुप्त कालीन विभाजन के प्रौद्योगिकी का सहायक व कला के विकास के साथ ही गुप्त युग के विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। और आर्यभट्ट इस युग के जिसके सर्वप्रथम यह प्रमाणित किया गया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तथा पृथ्वी व सूर्य के मध्य के चंद्रमा आ जाने के ग्रह होता है। यानी कि इसमें कहने का मतलब ये है कि किताबी बहस में कैसे दिखता है यार, समझ में नहीं आता। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, जो सूर्य जो ग्रहण जो लगता है, मतलब चंद्र ग्रहण जो लगता है ना, तो ये रहा सूरज, ये रहा चांद और ये रहा पृथ्वी। जब एक लाइन में जब आ जाएंगे तो ये जो रोशनी निकलने वाले चांद रोक लेंगे तो बस, तो पृथ्वी पास रोशनी नहीं पहुँचेगा, तो उसे कहते हैं ग्रहण। तो और सूर्य ग्रहण जो लगता है बहुत बड़ा ग्रहण लगता है, तो सूर्य ग्रहण में दूसरा ग्रह आ जाता है इसके बीच में, तो ठीक है। तो चलिए इसमें और ज़्यादा घूमती रहती है पृथ्वी के वो माध्यम चंद्र ग्रहण का होता है। और दशमलव प्रणाली के भी इसी, ठीक है, उसी ने आविष्कार किया था। तो क्या था, गुप्त युगुन प्रमुख और ज्योतिषाचार्य वाराहमिहिर गुप्त युगीन तथा उसमें ज्योतिष, नक्श और विधा और चतुरों के मनुष्य पर प्रभाव संबंधित अनेक ग्रंथ है। रचना की गुप्त काल में औषधि विज्ञान और भी था उन्नति क्या हुई, क्योंकि क्या बोलते हैं, वानभट्ट जैसा वेद भी इसी युग के हुआ है, तथा इस युग के में पशुओं का चिकित्सा संबंधित अनेक ग्रंथों में रचना हुई है। तो यह था कुछ इसमें से झोला झंडी वाला कारोबार। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब
18 नंबर में इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक क्या है, देखिए बौद्ध के बौद्ध धर्म जो होते हैं उसका धर्म ग्रंथ जो 3 वर्गों में विभाजित है, 3 वर्गों में बांटा गया है, जो त्रिपिटक के नाम के पुकारे जाते हैं और विनय पिटक के नाम से पुकारे जाते हैं, और विभिक्षुक के और दिनचर्या तथा मतलब इसके अभिनाम से पुकारे जाते हैं। और व्यवहार के नियम के दिए गए हैं। सूत्र पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश यह धर्म ग्रंथ का सबसे बहुमूल्य अंश है। तीसरा अंश और क्या बोलते हैं अभिधम्म पिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेशों का दार्शनिक विवेच किया गया है। तो ये था कुछ इसमें डिटेल्स। चलिए 19 नंबर में देख लेते। चलिए 19 नंबर में बोला जा रहा है कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। तो निधि निर्धारण में की वैज्ञानिक विधि के कार्बन यानी कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है। वस्तु किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 होते हैं और कार्बन 14 सामान्य मात्रा में पाया जाता है। ये तो नॉर्मल हो गया। किसी मृत्यु की अवस्था में यानी कि कार्बन 16 तो स्थिर रहता है मरने के बाद, किंतु कार्बन 14 का जो नियंत्रण क्षय होने लगता है। कार्बन का अर्धआयु काल कितना, मतलब 55 68 प्लस 90 वर्ष तक होता है, मतलब बहुत दिन तक होता है। अर्थात इतने वर्षों के उस पदार्थों की मतलब कार्बन 14 की मात्रा अधिक, मतलब इससे ही पता लगाया जाता है कि चीज़ कितना पुरानी है। बस इसका कहने मतलब यही है, ठीक है। बाकी सब इसमें बोला जा रहा है कि 14 मात्रा की जितनी कम होगी, मतलब जो कार्बन जो 14 है जितनी कम होगी तो वह उतनी ही पुरानी होगी, यानी कार्बन की जो मात्रा है 14 जो है जितनी कम होगी उतनी ये पुरानी होंगे। तो इसी से ही प्राचीन काल में जो देखी गई चीज़ें हैं कि कितने दिन के हैं, तो बस इसी का मेथड का उपयोग करके ही पता चलता है। तो कार्बन 14 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। तो चलिए 20 नंबर में पूछा जा रहा है अकबर की 16A कुल नीति क्या है। तो देखिए अकबर के कुल नीति, अकबर ने 16A कुल की नीति अपनाई। इसका अर्थ होता है कि सबसे शांति रखना, और सिद्धांत अबुल फजल 16A कुल आदर्श को प्रभुत्व शासन और आधारशिला मानता था। सभी अधिकारियों को प्रशासन से 16A कुल की नीति अपनाई निर्देशित किया गया था। तो चलिए और 21 नंबर में पूछा जा रहा है क्या 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों का चर्चा करें। तो 1857 की क्रांति के धार्मिक कारण यह है कि चर्बी वाला कारतूस, बिल्कुल सही। ईसाई धर्म का प्रसार, ये भी सही। मंदिर और मस्जिद का भूमि पर कर, और 4 में हो जाएगा मंदिर और मस्जिद की संपत्तियों को जब्त। तो ये कारण था कुछ। तो 1857 के कारणों की चर्चा करें, यानी कि बोला जा रहा है 1857 की क्रांति की धार्मिक कारणों का चर्चा करें। तो आपको हो जाएगा इतना 4 आपको लिख देना है। चलिए 22 नंबर में देख लेते हैं आप। तो चलिए 22 नंबर में बोला जा रहा है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला जा रहा है चोल इमारतें क्या थी, समझाइए आप। तो देखिए मुंबई में जगह जगह कमी और भीड़ भाड़ को ध्यान में रख के एक विशेष प्रकार की इमारत बनाई गई जिसमें चोल कहा गया है। यह बहुमंजिला है इमारतें हैं और जिसमें एक कमरे वाली मतलब आवासीय इकाइयों बनाई जाती थी। इमारत के सभी कमरों को समान एक खुला क्या बोले बरामदा मतलब बरामदा होना चाहिए, ठीक है, बरामदा या गलियारा होता था और शौचालय की सामूहिक व्यवस्था होती थी। इनमें एक कमरे की कई सदस्य मिलकर रहते थे। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना है। चलिए और 23 नंबर में पूछा जा रहा है क्या सिविल लाइन का विकास का प्रमुख मतलब इसका प्रमुख प्रकार क्या है। तो देखिए आपको लिखना है क्या सिविल लाइन 1857 के विद्रोह के पश्चात यानी उसके बाद अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया कि और इसलिए अंग्रेजों को नगरों देशों और निवासियों के दूर कर पृथक स्थान पर बसाए जाते थे। अंग्रेजों को इन निवास क्षेत्रों को सिविल लाइन के रूप में जाना जाता है और नाम से जाना जाता है। क्षेत्र नगर के आसपास के खेतों तथा अन्य उबड़ खाबड़ क्षेत्रों को साफ करने के विकसित किए गए हैं। ये इलाके पक्की सड़कों द्वारा मुख्य नगर से
जुड़े हुए थे। सिविल लाइन क्षेत्र काफ़ी व्यक्तित्व होते हैं। इसमें बड़े बड़े बंगला बंगले होते हैं और बगीचे, सैनिक के बैठक और परेड मैदान और तथा क्या बोलते हैं गिरजाघर, चिड़ियाघर होना चाहिए, ठीक है, और होते हैं। इस प्रकार के क्षेत्र सिविल लाइन के यूरोपियनों को पश्चात मतलब पर्याप्त सुरक्षित निवास थे। मतलब कि वो जो लड़ने यूरोपियन जो थे उसके लिए पर्याप्त सुरक्षित निवास स्थान थे और भारत का प्राय महत्वपूर्ण नगरों का सिविल लाइन क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के मुकाबले अधिक था। चलिए, तो 23 भी हो गया आपको, बस याद कर लेना है इसको और लिखना है आपको कॉपी में। चलिए, 24 नंबर पूछा जा रहा है महात्मा गांधी के आरंभ जीवन का संक्षिप्त विवरण दें। देखिए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पारमदर में हुआ था। वकालत करके 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए और दो दशक के बाद जनवरी 1915 में भारत वापस आए और वहाँ एक वकील के रूप में गए और बाद में इस क्षेत्र के भारतीय समुदाय के जो भारत के जो समुदाय के नेता बन गया। एक नेता यहाँ का बन गया। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी की पहली सत्याग्रह के रूप में अहिंसात्मक विरोध की अपनाई विशिष्ट तकनीकी का इस्तेमाल किया गया। विभिन्न धर्मों का बीच और सौहार्द बढ़ाया और प्रयास किया कि उच्च जाति और भारतीय को निम्न जाति को महिला और प्रति भेदभाव को बाहर करेंगे, ठीक है, ख़त्म कर देंगे, चेतावनी दी। चलिए, 25 नंबर में क्या बोला जा रहा है, तो इसमें बोला जा रहा है क्या, मीराबाई का एक संक्षिप्त परिचय दे। मीराबाई का एक संक्षिप्त परिचय दे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसमें लिखना है कि मीराबाई ठीक है, गिरिधर गोपाल का भक्त थी। मीरा का मध्यकालीन संतों का विशेष स्थान था। इसने भक्ति को और मंदाकिनी गंगा अपने हृदय से निकाली और कविताओं द्वारा प्रभावित की। उसने केवल राजस्थान की मरुस्थल भूमि की ही नहीं और अपितु सारे उत्तरी भारत को रसमगन कर दिया। और मीराबाई को जन्म राजस्थान के मेवाड़ता और क्या बोलते हैं फरगने के कुर्की, ठीक क्या बोलते हैं कुर्की या चौकड़ी गांव में हुआ था। मीरा जोधपुर के शासक रतन सिंह क्या बोलते राठौर की पुत्री थी। तो चलिए, और इसमें बोला जा रहा है क्या, वर्ष 18 वर्ष की आयु में मीरा मेवाड़ के महाराणा संग्रह सिंह के बड़े बेटे पुत्र के साथ कर लिया। लेकिन मीरा का व्यावसायिक जीवन बहुत ही संक्षिप्त। विवाह के लगभग 1 साल ही बाद उनके पति का मृत्यु हो गया और मीरा छोटी आयु में विधवा हो गई थी। और भोजपुर क्या बोला, भोजराज, इसमें बोला जा रहा है क्या, जैसे मीराबाई बोले मीरा कृष्ण भक्ति की लीन रहती थी। उन्होंने कृष्ण भक्ति के कई अनमोल पदों का सृजन किया, जैसे मेरे तो गिधर गोपाल दूर न कोई या जैसे। और बोला जा रहा है कि जाके सिर मोर मुकुट मेरी पति न को सोई। मेरा ठीक है को मारने का प्रयास, मीरा को जो मारने का पूरा प्रयास किया और परंतु क्या बोलते हैं भक्ति में डूबी मीरा प्रेम की तकनीकी में डगमगाई नहीं। प्रेम की तकनीक में कुछ भी वो डगमगाई नहीं। चलिए, 26 नंबर में बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है क्या, भारत आने वाला 4 विदेशी यात्रियों के नाम लिखे। तो निम्नलिखित में यहाँ लिख देना। 1 नंबर में हो जाएगा अलबरूनी, तहकीक हिंद और मेगास्थनीज इंडिका, इबन बतूता, उर रहला और हो जाएगा फरनाओ न्यू क्या बोलते हैं नूजीज। क्रॉनिकल ऑफ और फरनास के 4 कारण है, ठीक है, लिख दिए। चलिए, और 27 नंबर में लिखना है क्या, भारत में उपनिवेशिक की स्थापना के 4 कारण लिखे। तो निम्नलिखित कर देना। 1 नंबर में कच्चे माल की प्राप्ति, 2 नंबर में तैयार माल की खपत और ईसाई धर्म का प्रचार और समृद्धि की तलाश। चलिए, उसकी लालसा था, किसकी समृद्धि की लालसा भी था।
28 में बोला जा रहा है कि गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन कहाँ हुए थे और कहाँ क्यों। देखिए निम्नलिखित करना है इसमें लिख देना, पहले लिख देना क्या, दक्षिण अफ्रीका से रंग भेद के कारण। 2 नंबर में चंपारण बिहार में नील की खेती के कारण। 3 अहमदाबाद कपड़ा मिल और मजदूरी के लिए। 4 खेरा लगान काफ़ी के लिए। ये सब लिख देना, बस हो जाएगा। 29 नंबर में बोला जा रहा है पूना पैकेट के बारे में आप क्या जानते हैं। पूना पैकेट अथवा पूना समझौता के भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य और यरवधा के जेल मतलब 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार इस समझौता को सांप्रदायिक पंचायत में और क्या बोला जाए संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। समझौता में और दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग किया, ठीक है। लेकिन दलित वर्ग के लिए प्रांतीय विधान मंडलों को आरक्षण सीटों की संख्या 71 दिया। कितना 71 दिया, और उसको बढ़ाकर कितना कर दिया 147 और विधायक, ठीक है, विधायिका को कुल सीट की संख्या 18% बढ़ दिया आरक्षण देके। तो चलिए 30 नंबर पे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया। देखिए भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करने और समस्या का क्या बोलते हैं निदान खोजने के लिए ब्रिटेन संसद 1946 में एक नए प्रतिनिधित्व मंडल भारत भेजा गया और इसने लॉर्ड वेवल के साथ मिलकर कांग्रेस, मुस्लिम और लिंग के प्रतिनिधित्व के बीच कई बैठकों का आयोजन किया। इसमें कांग्रेस मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया गया जिसमें क्या बोला जा रहा है, जिसमें भारत के भीतर विभिन्नताओं प्रांतों को सीमित स्वायत्ता दी जा सकती, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। कहीं भी कुछ भी मिस्टेक हुआ तो प्लीज़ यार उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। वैसे में टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, साथ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अच्छा या ख़राब। अगर आपको ख़राब भी लगा ना तो फिर भी कमेंट करेंगे, क्योंकि अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो कमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप अच्छा क्यों नहीं लगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।